हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्लास 11th सेकंड चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक मॉडल्स हम स्टार्ट कर चुके थे ना। तो आज हम सेकंड एटॉमिक मॉडल अपना रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, शेयर करें कि एसके केम क्लासेस पर आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मज़ेदार तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो बताएं, सर उसको कंसिडर करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, तो हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करें। 1911 में 1911 में रदरफोर्ड और उसके कुछ प्रोमिनेंट जो साथी थे उन्होंने मिलकर के ये मॉडल दिया। इस मॉडल को अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने क्या लिया, देखो, सोर्स ऑफ रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, लेड ब्लॉक के अंदर रखा, यहाँ से रेडिएशंस निकलती तो एक उसने थिन एक स्लिट लिया जिसमें एक बारीक सा होल है, माइन्यूट होल, इसमें से रेडिएशंस की एक थिन बीम पतली सी किरण आगे जाए सिर्फ। यहाँ पे उसने गोल्ड फॉइल लिया, लगभग 100 नैनोमीटर थिकनेस का बहुत थिन गोल्ड फॉइल, और इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक सर्कुलर स्क्रीन लगा दिया फ्लोरेसेंट मटेरियल का। तो जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स हाई पेनिट्रेशन पावर के हैं तो इस थिन गोल्ड फॉइल पे टकराते हैं जाके, तो वहाँ से मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल जाते हैं, और वहाँ जहाँ स्क्रीन पे टकराते हैं जाके वहाँ पे लाइट स्पॉट प्रोड्यूस होते हैं, सेंटिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल स्मॉल एंगल से, कुछ लार्ज एंगल से, और कुछ एक दो पार्टिकल वापस भी आ जाता है, ठीक है, डिफ्लेक्ट होके। तो उसके जो ऑब्जर्वेशंस थे, मेन ऑब्जर्वेशंस, वो क्या थे? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड का ये था कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स, अराउंड 99% हमारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो सीधे पास हो जाते हैं इसमें से, किसमें से? गोल्ड फॉइल में से। अराउंड 99% अल्फ़ा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट, ठीक है भी। अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे चले गए? स्ट्रेट चले गए, गोल्ड फॉइल में से पास हो गए, आर पार निकल गए। उसके बाद उसने ये कहा कि भाई वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स was deflected by small angle, and third is कि nearly one out of 20,000 particles come back on सेम पाथ। तो ये तीन मेन ऑब्जर्वेशंस थी। 99% ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे चले गए, उसमें से कुछ पार्टिकल्स, बहुत थोड़े से पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और 20,000 में से नियरली 1 out of 20,000 पार्टिकल्स वापस आ गया, सेम पाथ पे आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ और उस ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूजन ड्रा किए, वो सोचने वाली बात है। देखो, तो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट क्यों चले गए? क्योंकि जैसे ये एटम्स दिखा रहे हैं, तो एटम्स के बीच में और एटम्स के अंदर भी मैक्सिमम स्पेस खाली है। यहाँ से जो कंक्लूजन निकला कि भाई 99% या मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब उनके रास्ते में कुछ आया नहीं, वो सीधे निकल गए यार, पर उनको कोई रोक टोक नहीं हुई, समझ रहे हो? जो फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है? कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए। अब अल्फ़ा पार्टिकल पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये यदि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अपने पाथ से भटक रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि जैसे ही किसी, जैसे मान लो बड़ा करके दिखाएं, ये न्यूक्लियस है, तो अल्फ़ा पार्टिकल यदि साइड से निकल रहा है तब तो सीधा चला गया है ना, तब तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज जब गया तो क्या हुआ? उसमें रिपल्सन हुआ। पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, पॉजिटिव चार्ज और अल्फ़ा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो गया। बहुत ज़्यादा क्लोज जाएगा तो ज़्यादा एंगल से भी डिफ्लेक्ट हो सकता है, थोड़ा नज़दीक से गया तो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होगा। और तीसरा पॉइंट जो हम कह रहे हैं कि लगभग 20,000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल वापस आ गया, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, वो अल्फ़ा पार्टिकल यदि न्यूक्लियस से ही टकरा गया जाके, बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर में टकराएगा, तो क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा ही, हाईली पॉजिटिवली चार्ज और हैवी पार्टिकल है ना, तो पार्टिकल वहाँ से टकरा के वापस अपने ही रास्ते पे आ गया, सेम उसी पाथ पे आ गया। तो इससे ये प्रूव हुआ कि भाई जो सेंट्रल पार्ट है वो हैवी है और हाईली पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज और मास भी उसी का है। एटम के अंदर जो पूरा मास है लगभग सारे का सारा यहीं पे रखा है।
तो कई बार ये कहते हैं कि भाई गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, कोई हल्के एलिमेंट की फॉइल क्यों नहीं ली। तो यदि हम कोई लाइट एलिमेंट लेंगे तो अल्फ़ा पार्टिकल जब उसको टक्कर मारेंगे तो उसके न्यूक्लियस को हिला देंगे ना, न्यूक्लियस से डिस्प्लेस हो सकता है इधर उधर। तो इसलिए बहुत हल्के एलिमेंट की फॉइल नहीं ली गई, हैवी एलिमेंट्स की फॉइल यहाँ पे ली गई। तो अब मेन पोस्टुलेट्स इस मॉडल के क्या आते हैं। इस मॉडल के दो मेन जो पोस्टुलेट हैं वो ये हैं, एक तो हम कह देते हैं दो पार्ट्स में एटम को डिवाइड करेंगे इस रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, एक तो न्यूक्लियर पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मेन पोस्टुलेट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पार्ट। तो न्यूक्लियर पार्ट में क्या आ जाता है कि क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक करके, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत कम नंबर में लेकिन वापस आ जाते हैं, तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जब वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज़ हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, हैवी, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड स्मॉल भी होता है, लगभग 10⁻⁻15 नैनोमीटर साइज़ का ही रहता है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर पार्ट किसी भी एटम का, इसको लगभग हम 10⁻⁻15 नैनोमीटर नहीं, मीटर में मानेंगे, सॉरी, इस साइज़ में हम इसको मानते हैं। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर साइज़ का न्यूक्लियर पार्ट को माना जाता है। तो ठीक है, और सेकंड पार्ट उसको उसने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा। तो उस हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी उसने नहीं दी। ठीक है भाई, तो उसने ये कहा कि भाई सर्कुलर पाथ में, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस जैसे ही है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ्स में हाई एनर्जी के साथ, हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व करते रहते हैं। बस ये चीज़ें रदरफोर्ड ने बताई। तो ये इसका मेन पोस्टुलेट्स हो गए। हाँ, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल को जब कंपेयर करें जैसे सोलर सिस्टम से, तो सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सन हमारा सेंटर पे है। ठीक है, सन क्या है, सेंटर पे, और उसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स हैं। सेंटर पे हमारा सन, उसके चारों तरफ जैसे कहीं कोई प्लैनेट घूम रहा है, कहीं दूसरा, तो सोलर सिस्टम में इस तरह से हम दिखाते हैं। तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस काम करते हैं कि सन सभी को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करके रखता है। उसी तरह से उसने कहा कि भाई जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, इनको भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करके रखता है। इस तरह से हम इस मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रदरफोर्ड मॉडल को, और इसीलिए इसको प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए अब इसकी एक बड़ी मेजर लिमिटेशन के बारे में बात कर लें। इसकी लिमिटेशन क्या है, रदरफोर्ड मॉडल की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई एटम स्टेबल कैसे है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो स्टेबल कैसे हैं। हालांकि उसका एक्सप्लेनेशन तो बाद में आएगा, लेकिन मैं भी एक बार आपको बता रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग ये है कि भाई न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ रिवॉल्व कर रहा है इस पाथ पे, तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल थ्योरी, उसने ये कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, ध्यान से सुन लेना मैं क्या बात कर रहा हूँ, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन ये है कि भाई मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल ये कहता है कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो इट गेट्स एक्सेलरेटेड एट ईच पॉइंट, एक्सेलरेट होता है हर पॉइंट पे, और जब वो एक्सेलरेट होगा तो एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करने का मतलब ये हुआ कि फिर इलेक्ट्रॉन हो या कोई और पार्टिकल जब एक चक्कर लगा के आएगा तो हर चक्कर के बाद उसकी धीरे धीरे एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो फिर होना क्या चाहिए, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता करता, एनर्जी लॉस करता करता अंदर की तरफ जाए और न्यूक्लियस में मर्ज हो जाए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वास्तव में तो ऐसा नहीं होता। एटम तो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। रदरफोर्ड इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
ठीक है ना, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे लगातार एक ही पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी न्यूक्लियस में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसकी एक बड़ी लिमिटेशन थी। और इसी के साथ हमारा ये रदरफोर्ड मॉडल ख़त्म होता है। फिर एक बार रिवाइज़ करता हूँ। सबसे मेन उसके जो ऑब्जर्वेशंस थे कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आया सेम पाथ पे। फिर उसने कंक्लूजन्स निकाले कि भाई जब ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं तो इसका मतलब एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस वैकेंट है, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए या कुछ लार्ज एंगल से, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्फा पार्टिकल जब चल रहे हैं तो उनके रास्ते में ज़रूर कोई हैवी ऑब्जेक्ट आया है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए वो पार्टिकल हिला नहीं और उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को ही डिफ्लेक्ट कर दिया, अपने एंगल से अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, और जिसको कि हमने फिर फर्दर क्या कहा, न्यूक्लियस का सेंट्रल पार्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस। और तीसरा पॉइंट जो हमने कहा कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल वापस आ जाते हैं, तो इससे ये प्रूव हो गया कि भाई वो जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत हैवी है ना, अल्फा पार्टिकल से डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो ये चीज़ थी, बस दो चीज़ें और बताई फिर उसने, न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हैवी होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखना बस, और एक लिमिटेशन। ओके, थैंक यू।